अब मैं सबसे पहले लिखने वाला हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं पहला कॉन्सेप्ट लगाता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मास, तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास लिखूं सर तो क्या बोलूंगा कि dm अपॉन dt, dm अपॉन dt, यहाँ पे t का मतलब क्या है, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो dm अपॉन dt कंट्रोल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा सर, dm अपॉन dt, किसके लिए, I माइनस dm अपॉन dt E। अगर हमें कोई बोलता है कि नेट एक्यूमुलेशन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो अगर ये 10 केजी, अगर ये 10 केजी मास यहाँ पे अंदर गया और यहाँ पे 5 केजी मास बाहर गया, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा सर, 5। तो 10 माइनस 5 का मतलब 5 केजी मास इसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ। तो अगर मुझे एक्यूमुलेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इस तरीके से निकाल सकता हूं। और अभी से मैं एक टर्म और बता दूंगा सर, अगर वो कोई क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है कि उसके ऊपर मैंने गोला पॉइंट बना दिया, एम आई माइनस एम ई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा, अगर हमें बोलता है कि ये हो गया हमारा, नेक्स्ट हमें बोलता है कि फ्रॉम नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि स्टडी फ्लो में भी हमने क्या देखा था कि एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है सर। क्यों यहाँ पे कंडीशन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जब एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है सर, कि हम बोलेंगे इसको कि डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कंट्रोल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, किसके लिए, आई माइनस डी अपॉन डी टी, एनर्जी इनलेट पे और एनर्जी एग्जिट पे। आई बात समझ में। या फिर अगर मैं इसको डिस्कस करना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि जितने जो भी एनर्जी इन हो रहा है, कौन कौन सी एनर्जी इन होती है, हमने स्टडी फ्लो में देख रखा है, कौन कौन सी एनर्जी इन होता है सर, कि उसको बोलेंगे हम कि डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में एच आई, यानी कि आई की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, एम आई एच आई, कैपिटल एच होता है ना, तो कैपिटल को मैंने बोला था अगर स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग मास, एम आई एच आई प्लस एम आई सी आई स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आई जी जेड, जेड आई बोल सकते हो, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, Q, हीट सप्लाइड जो हमारा है वो क्या है, Q, देन माइनस ऑफ D अपॉन डी टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम ई एच ई, एग्जिट पे एच ई क्या हो गया, यहाँ पे फिर से स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, मास से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मास एम आई जा रहा है, वहां पे एम ई जा रहा है, तो जो भी रिलेटेड आई, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है वाई किससे रिलेटेड होगा, आई से रिलेटेड होगा एंट्री पे, और जो भी क्वांटिटी है एग्जिट पे वो किस रिलेटेड होगा, उसका सफिक्स क्या होगा, ई होगा। तो एम ई एच ई प्लस एम ई सी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ई जी जेड ई प्लस डब्ल्यू कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने इसमें मास से मल्टीप्लाई नहीं किया क्यू में, और यहाँ पे मैंने मास से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब कि टोटल वर्क की बात कर रहा हूँ, टोटल हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूं सर कि मान लो यहां पे मैंने मान लिया, यहां पे मैंने क्या माना कि इफ change in kinetic and change in potential energy is zero, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि सर अगर चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उस कंडीशन में मैं क्या ले सकता हूं, ध्यान से देखो, ये जो मेरा काइनेटिक एनर्जी का चेंज है एम आई सी आई स्क्वायर बाई 2 एम ए सी स्क्वायर बाई 2, ये दोनों का चेंज, और एम आई एम ई जेड ई दोनों का डिफरेंस अगर ये जीरो है तो मैं क्या ले सकता हूं सर, तो मैं लिखूंगा कि अब यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब चेंज इन ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी इन स्टोरेज, और एनर्जी इन स्टोरेज में दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो एनर्जी और माइक्रो एनर्जी, और मैक्रो एनर्जी में होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और माइक्रो एनर्जी में होता है इंटरनल एनर्जी। और अगर हमें कभी बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, चेंज जीरो, एक्चुअल में वैल्यू जीरो नहीं है, उसका चेंज जीरो, यानी कि वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, तो अगर हमें ऐसा कंडीशन दे देता है सर, इन दैट कंडीशन वी कैन राइट ई, जो हमारा कैपिटल ई है उसको मैं बोल सकता हूँ यू,
यानी कि एनर्जी इन स्टोरेज दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। यानी कि अब मैं यहाँ पे ई की जगह पे क्या लिख लूंगा, du अपॉन dt। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि du अपॉन dt, ये जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम का है, दैट विल बी इक्वल टू, सर ये मेरा तो हट गया, ये चेंज मैंने निकाल दिया, ये चेंज निकाल दिया। अब क्या बचा, MIHI प्लस Q MEHE प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं यहाँ पे कि जो सर H है वो टाइम रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, वरना H को भी हटा दो तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको क्या, m डॉट I HI प्लस Q डॉट बोल सकते हैं। अगर इफ Q इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन Q डॉट बोलेंगे। अगर Q चेंज नहीं हो रहा तो हम Q, तो उसको केवल Q रहने देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे HI भी चेंज हो रहा होता तो हम HI के ऊपर डॉट लगा देते। ठीक है ना, फिर माइनस m डॉट E HE प्लस W कंट्रोल और इसके ऊपर डॉट लगा दिया। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, एनर्जी का इक्वेशन। किसके केस लिए, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए। यानी अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास से मुझे ये पता चल गया ये कि dm अपॉन dt अगर मुझे कंट्रोल वॉल्यूम के लिए निकालना है तो वो हमारा होगा सर ये कंडीशन। और दूसरा मुझे पता चल गया कि एनर्जी के लिए तो हम ये कंडीशन ले लेंगे, कंडीशन नंबर मेरा 2। अब हमें अगर कुछ क्वेश्चन बोलता है किस तरीके का, तो देखो जनरली अनस्टेडी स्टेट के क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं, रेयर पूछते हैं गेट में। लेकिन अगर पेपर बहुत अच्छा बनता है, यानी कि पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और टफ बनने वाला है, तो देन देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन एक यहां से आ जाए। ठीक है, तो उस तरीके क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमने जो अनस्टेडी स्टेट डिस्कस किया, तो अनस्टेडी कंडीशन है, अनस्टेडी का मतलब ट्रांजिएंट फ्लो की अगर मैं बात करता हूं सर, तो मुझे दो चीज ध्यान देना है। पहला कि अनस्टेडी बोलो या ट्रांजिएंट बोलो, उसमें सर यहाँ पे 4 मास का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक तो मेरा MI है, ME है। MI और ME का मतलब है कि सर जो मास एंटर हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में MI, और ME का है कि ME का मतलब है कि जो मास कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रहा है। नाउ M1 M2 क्या है, M1 का मतलब है सर कि कंट्रोल वॉल्यूम में पहले मास कितना था, और फिर इस प्रोसेस के बाद यानी फ्लूइड एलिमेंट को जाने और निकलने के बाद में कंट्रोल वॉल्यूम में मास कितना बचा, दैट विल बी योर M2। यानी कि अगर बाउंड्री की बात करें तो I और E आएगा, लेकिन अगर कंट्रोल वॉल्यूम की बात करें एक्चुअल, तो 1 और 2 लेंगे हम। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे स्टडी फ्लो में, स्टडी वाले फ्लो में क्या था सर कि स्टडी फ्लो में वहां पे मास और एनर्जी का बिल्कुल सेम होगा, जो एंटर होगा जो लीव करेगा कंट्रोल वॉल्यूम को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नेट एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन कंट्रोल वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा स्टडी स्टेट कंडीशन में, और फिर हम आराम से इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन है कि हाँ, क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा हुआ है, दो मार्क्स का पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट यही यूज करने वाला हूं। इसलिए ये फॉर्मूला जो है मैं सेम रखने वाला हूं। अभी एक फॉर्मूला मैं रखूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तो हम एक्चुअली पता भी चल जाएगा, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे M1 M2 MI ME जो सारा स्टडी किया है उसका एक्चुअल मतलब क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन हम कैलकुलेट करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि M1 कितना है M2 कितना है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि है क्या। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि a rigid insulated tank is initially evacuated मतलब कि एक डायग्राम बना के दिया हुआ पहले। सर वो डायग्राम क्या है कि यहाँ पे बोला है ये एयर सप्लाई लाइन है, ये एयर सप्लाई लाइन है। ठीक है, और फिर बोला है यहाँ पे कि ये वॉल्व लगा हुआ है, और यहाँ पे ये बोला है कि ये हमारा क्या है, टैंक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, और बोला है कि अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक, यानी कि ये टैंक क्या है, इंसुलेटेड है सर। तो अगर ये टैंक इंसुलेटेड है मतलब कि बता दो मुझे यहाँ पे Q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट बोला है द टैंक इज कनेक्टेड विद, और ये भी बोला है कि इनिशियली इवैक्यूएटेड,
यानी कि इस टैंक में इनिशियली कुछ नहीं है और इनिशियल मास क्या होता था m1, यानी कि इस क्वेश्चन में बता दूंगा m1 क्या है 0। ठीक है, फिर हमें क्या दिया क्वेश्चन में दिया है द टैंक इज कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन थ्रू व्हिच एयर इज एज्यूम्ड टू बी एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट पासेस एट 1 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो एयर सप्लाई लाइन है ये वाल्व से कनेक्टेड है टैंक, और जो एयर है वो किस पे है सर, एयर जो है वो इसका एयर का प्रेशर दे रखा है 1 मेगापास्कल, ठीक है, और इसका टेम्परेचर दे रखा है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जो एयर वॉल्व के थ्रू टैंक में जा रहा है इसका इसका प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है एक क्वेश्चन में। फिर बोला है अ वॉल्व इज कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन इज ओपन, यानी कि ये जो वॉल्व है सर इसको ओपन कर दिया जा रहा है, और जैसे वॉल्व को ओपन किया जा रहा है तो क्या बोला है a valve is connected with the supply line is opened and the tank is charged with air until the final pressure inside the tank reaches 1 megapascal। यानी कि जैसे मैं इसको खोल रहा हूं तो यहां से एयर सप्लाई लाइन से टैंक में फिल हो रहा है, और ये तब तक फिल हो रहा है जब तक कि टैंक का प्रेशर इस प्रेशर के बराबर ना हो जाए। सिंपल सी बात है, हमेशा फ्लो कहां से होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये तब तक होगा जब तक कि ये इस यहां से लेकर यहां तक ना आ जाए, सेम प्रेशर ना बराबर हो जाए। फिर बोला है द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक बताओ, यानी टैंक के अंदर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इसका ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है कि 350 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 350, 350 से कम होगा, ऑप्शन सी दिया है 350 के बराबर होगा, एंड ऑप्शन डी दिया है कि कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अगर मान लो हमें पता चल गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले तो आपके मन में ये डाउट होगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता कि हम अनस्टेडी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी अनस्टेडी कंडीशन तो बोला ही नहीं है सर। ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा कि सर देखो हमें कैसे पता चलेगा कि अनस्टेडी लगाना है। हमने बोला था कि थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हमारा सिस्टम। अगर मैं इसको सिस्टम कंसीडर किया हूं सर, अगर मैंने टैंक को सिस्टम लिया है, तो देखो ध्यान से, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें आपने देखा कि सिस्टम में जो मास और एनर्जी वो सेम ही जा रहा था स्टेडी फ्लो में, लेकिन यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि टैंक में यानी सिस्टम में इनिशियली मास कुछ नहीं था। ठीक है ना, इनिशियल मास कुछ नहीं था, और यहां पे मास एंटर होकर कुछ मास यहां पे जा रहा है, और उसके बाद निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। यहां पे दिख रहा है ना, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है, यानी कि इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम का मास 0 था, कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में ये प्रोसेसिंग के बाद मैं देख रहा हूं कि कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ मास है। इसका मतलब सर यहां पे सिस्टम में यानी कंट्रोल वॉल्यूम में मास का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब तो कंफर्म है कि अनस्टेडी स्टेट कंडीशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, देखो ध्यान से सॉल्व कैसे करना है। पहले तो मैं लगाऊंगा कि मास कंजर्वेशन। अब मास कंजर्वेशन मुझे पता है क्या कि dm अपॉन dt, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो dm अपॉन, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है फाइनल टेम्परेचर T2 बता दो, तो मैं बोलूंगा कि dm अपॉन dt कंट्रोल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू mi माइनस me, यही तो है, m डॉट i माइनस m डॉट e, ये तो हमने देखा था अभी क्वेश्चंस। अब मुझे देखना है ध्यान से कि सर हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में मास का एक्यूमुलेशन तो हो रहा है ना, तो पता है सर हो रहा है क्योंकि पहले कुछ नहीं तो अभी कुछ है, लेकिन ध्यान से देखो इस कंट्रोल वॉल्यूम में मास एंटर तो हो रहा है, mi तो है सर, लेकिन इस कंट्रोल वॉल्यूम में me कहीं नहीं है, एग्जिट कहीं नहीं हो रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरे केस के लिए dm अपॉन dt जो है सर कंट्रोल वॉल्यूम का मास है, दैट विल बी इक्वल टू m डॉट i। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। है बात समझ में, क्योंकि एग्जिट कुछ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट अब एनर्जी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगर मैं इस एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाऊंगा सर, ध्यान से देखो कि यहां पे बोल दिया है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं लगा रहा हूं यहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर du अपॉन dt। अब आप बोलोगे सर आपने du अपॉन dt क्यों लगाया, वैसे जनरली इक्वेशन तो d अपॉन dt होता है, तो मैं बोलूंगा सर कि du अपॉन dt कब लिया था, जब चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल 0 था। इस क्वेश्चन में कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में दिया ही नहीं है, और जब काइनेटिक पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि यहाँ पे भी चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, सॉरी हाँ 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है वो सेम है।
तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, सेम इक्वेशन लिख रहा हूं मैं अगर, तो m डॉट आई, ये हमारा इक्वेशन है एनर्जी का, एच आई। अच्छा, यहां पे इंसुलेटेड बोल दिया, तो अगर इंसुलेटेड बोला है सर तो क्यू डॉट क्या हो जाएगा, 0। और इसमें कहीं भी वर्क लेने का कोई तरीका नहीं दिख रहा मुझे, वर्क मुझे प्रोड्यूस हो जाए, वर्क मिले, ये नहीं दिख रहा मुझे, यानी कि यहाँ पे वर्क कंट्रोल वॉल्यूम का भी क्या है, 0। तो मेरे पास बचा क्या, m डॉट आई एच आई माइनस m डॉट ई एच ई, और मुझे साफ साफ पता है कि यहाँ पे मास एग्जिट कुछ हो ही नहीं रहा है, और जब यहाँ पे मास एग्जिट नहीं हो रहा है मतलब कि m डॉट ई क्या हो गया, 0। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे m डॉट ई भी 0 है, क्योंकि मास एग्जिट कुछ हो ही नहीं रहा है, जो हमने यहाँ पहले केस में देखा था। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए m ई क्या है, 0, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है कि सिस्टम से मास बाहर जा सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि मेरे पास दो कंडीशन दे दिया, मेरे पास दो कंडीशन दिया हुआ है। देखो कैसे हमारे पास मास कंजर्वेशन का और एनर्जी कंजर्वेशन का हमारे पास फॉर्मूला था फॉर द केस ऑफ अनस्टेडी स्टेट कंडीशन, लेकिन उसको हमने एक्चुअल प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया, उसको हमने एक्चुअल प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कैसे डिस्कस किया सर, कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एम आई एच आई हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं जहां पे एम आई है वहां पे मैं डीएम अपॉन डी टी कंट्रोल वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या बोल सकता हूं सर, कि डी यू अपॉन डी टी कंट्रोल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू एम आई, एम आई क्या है, dm अपॉन dt कंट्रोल वॉल्यूम इनटू HI। ठीक है, यानी कि अब देखो, अब मुझे पता चल गया, यानी कि मैं mi को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं इसको सीधे इंटीग्रेट करूंगा, अब मैं सीधे इसको इंटीग्रेट करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पूछा है क्या कि बताओ इस कंडीशन का इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दूं, और इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, मैं कंट्रोल वॉल्यूम का जो एक्चुअल में कंडीशन है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर की बात कर रहा हूं, यानी इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, कि कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियल क्या था और कंट्रोल वॉल्यूम में बाद में क्या रहा। तो जब कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं तो इनिशियल और फाइनल में क्या पॉइंट होता है, 1 एंड 2, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। तो मैं यहां पे लूंगा ये 1, यहां पे लूंगा 2, यहां पे लूंगा ये 1, यहां पे लूंगा ये 2। तो फिर मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, इसको सर t हटाते फिर यहाँ पे बोलूंगा मैं ये u2 माइनस u1, और ये u क्या है, कैपिटल U है, और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा इसको m2 माइनस m1 इंटू hi। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, m2 का मतलब क्या है, m2 का मतलब है स्मॉल u2, u क्या है, कैपिटल U, कैपिटल U का मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी, और अगर मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं m2u2, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है। सिमिलरली m1u1, ठीक है ना, ये u है, इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट करके क्या होता है, m2hi माइनस m1hi। और तो मुझे यहाँ पे पता है, क्या पता है, कि इसमें इनिशियली इवैक्यूएटेड था, मतलब कि m1 0 है कंट्रोल वॉल्यूम में, और m1 अगर 0 है सर तो ये वाला पॉइंट 0 हो गया, ये वाला पॉइंट 0 हो गया, मतलब हमें पता चल गया फाइनल हमारा आंसर क्या आया, m2u2 इज इक्वल टू m2hi। m2 कैंसिल, मतलब u2 इज इक्वल टू hi। और u2 क्या होता है, हमें पता है u2 हमारा क्या होता है, u2 विल बी इक्वल टू cvt2। ठीक है ना, एमसीबीटी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल यू नहीं है, स्मॉल यू है, स्मॉल यू का मतलब परमानेंट मास ऑलरेडी ले रखा है, और टी क्या हो जाएगा, CP/TI, मतलब कि T2 जो होगा, ये T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम या टैंक, दैट विल बी इक्वल टू CP/CV/TI। यानी कि मैं इसको लिखूंगा कि T2 विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स TI। ये आपको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं किया अभी तक, अगर हमें पूछता है कि बताओ टैंक का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि टैंक का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, जो इनिशियल टेम्परेचर है एयर सप्लाई लेने का 350 का, उसका गामा टाइम्स, और गामा की वैल्यू हमेशा क्या होता है, मोर देन 1। इसका मतलब T2 विल बी मोर देन
TI जिसकी वैल्यू कितनी है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ऑप्शन इसमें मैच कर रहा होगा कि ग्रेटर देन 350, आई थिंक ए ऑप्शन है, ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड, वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। यानी कि हमने देखा हम सिंपल एक मास कंजर्वेशन का और एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी हाँ, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, और हमने क्या किया उसके बेसिस पे हमें कैसा भी क्वेश्चन देता है तो कैसे उस डेटा को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का अच्छे तरीके से समझा, फिर हमने अनस्टेडी कंडीशन को देखा, फ्लो वर्क को देखा, कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करने जाएंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, जिसको बोलेंगे कि एक्चुअल में एंट्रोपी का मतलब क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो अगर आपको अच्छे से पता है, देन आफ्टर यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एंट्रोपी का मतलब क्या होना चाहिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ओके